दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ बच्चे ही गलतियां करते हैं। कभी कभी माता पिता भी जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसमें गलत है कौन और गलती है किसकी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर की। मिर्जापुर का एक थाना पड़ता है हालिया। हालिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है भटवारी कला, और इसी भटवारी कला गांव का रहने वाला है सुरेंद्र सिंह, जो वन विभाग में नौकरी करता है, जिसकी तैनाती मटिहानी के जंगल में है। बात कर रहा हूं मैं पिछले साल 13 अक्टूबर की। हर रोज की तरह सुरेंद्र जंगल में अपनी नौकरी करने के लिए तो जाता है, लेकिन देर शाम तक अपने घर पर नहीं आता है। तो आखिरकार उसका भतीजा संजय अपने चाचा के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब सुरेंद्र का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए संजय अपने चाचा को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और जाकर हर जगहों पर ढूंढता है। जब सुरेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो संजय अपने तमाम रिश्तेदारों से भी पूछताछ करता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी सुरेंद्र ना तो अपने घर पर आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है। जब संजय का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार संजय थाने जाने की तैयारी कर लेता है। तभी 15 अक्टूबर की सुबह सुबह इलाके का चौकीदार हालिया थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मटिहानी के जंगल में नाले के अंदर 2 डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसमें एक पुरुष का है और एक महिला का है। चौकीदार जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर नाले पर पहुंच जाती है, तो देखती है कि वाकई में नाले के अंदर 2 डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दरअसल दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं है। पुलिस जब दोनों डेड बॉडी को बाहर निकालती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया है। दरअसल दोनों के चेहरे को भी बुरी तरह से जला दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस जब वहां पर मौजूद लोगों से उन दोनों डेड बॉडी के बारे में पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति दोनों डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस दोनों डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए घटनास्थल का काफी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। तभी थोड़ी दूर पर पुलिस को एक फावड़ा और एक साइकिल मिलता है। पुलिस जब जांच पड़ताल करते हुए आगे की तरफ जाती है तो देखती है कि झाड़ी में मानव शरीर का एक दिल पड़ा हुआ है, जिसे देखकर पुलिस भी एकदम से डर जाती है। पुलिस इतना तो अंदाजा लगा लेती है कि जिसने भी इन दोनों की हत्या किया होगा उसका इन दोनों से काफी गहरी दुश्मनी रही होगी। दरअसल दोनों डेड बॉडी को देखकर साफ मालूम चल रहा था कि दोनों की हत्या लगभग 2 से 3 दिन पहले किया गया होगा। पुलिस अभी घटनास्थल का मुआयना कर ही रही थी, तभी वहां पर संजय भी पहुंच जाता है। संजय जब उस डेड बॉडी को देखता है, देखकर शिनाख्त कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा सुरेंद्र सिंह है। जब सुरेंद्र की शिनाख्त हो जाती है उसके बाद पुलिस संजय से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है। संजय जब उस महिला की डेड बॉडी को देखता है
तो उसे भी पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस महिला का नाम ननकी देवी है, जो इसी मटिहानी गांव की रहने वाली है। ननकी के परिवार में उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। उसका पति कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। बेटी का नाम है काजल, जिसकी शादी हो चुकी है, और बेटे का नाम है मिथिलेश। मिथिलेश जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। जब दोनों डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद पुलिस दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर संजय की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस हत्याकांड की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। धीरे धीरे लगभग 1.5 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 25 दिसंबर को इस ब्लाइंड मर्डर केस में एक हल्की सी रोशनी नजर आती है। दरअसल पुलिस को सर्विलांस के जरिए मालूम चलता है कि जिस दिन दोनों की हत्या किया गया था, वहां पर 2 मोबाइल नंबर एक्टिव था। पुलिस जब दोनों नंबरों का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक नंबर सुरेंद्र के ही नाम पर रजिस्टर्ड है और दूसरा नंबर ननकी देवी के बेटे मिथिलेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस जब मिथिलेश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि घटना से कुछ दिन पहले मिथिलेश ने एक ही नंबर पर कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी लक्ष्मण काले के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो पोखर गांव का रहने वाला है। दरअसल ये लक्ष्मण कोई और नहीं बल्कि ननकी देवी की बेटी काजल का ससुर है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस सबसे पहले 25 दिसंबर को मिथिलेश के घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब मिथिलेश के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि मिथिलेश अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। उसके बाद पुलिस पोखर गांव लक्ष्मण के घर पर जाती है और लक्ष्मण को गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। इधर लक्ष्मण जब थाने में अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, डर के मारे थर थर कांपने लगता है। पुलिस जब लक्ष्मण से सुरेंद्र और ननकी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो लक्ष्मण भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन लक्ष्मण जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसमें गलती थी किसकी और गलत है कौन। दरअसल जब ननकी देवी का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद ननकी देवी अपने आप को काफी अकेला महसूस करने लगती है। ननकी जो इसी जंगल में दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है, एक दिन जब जंगल में काम करने के लिए जाती है तो ननकी की मुलाकात सुरेंद्र से होती है। दरअसल सुरेंद्र का भी वही हाल होता है, क्योंकि सुरेंद्र की पत्नी भी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। जब जंगल में दोनों की मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब जंगल में दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल दोनों का जब भी मुलाकात करने का मन होता है, जंगल में उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता है। दोनों को बेहतर मौका मिल जाता है और जंगल में दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, धीरे धीरे इस बात की जानकारी मटिहानी गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। इधर ननकी के गांव में जब लोगों को मालूम चलता है, लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये सारी बातें ननकी के बेटे मिथिलेश के कानों तक भी पहुंच जाती है। मिथिलेश को जब अपनी मां की हरकतों के बारे में मालूम चलता है, उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। इसीलिए मिथिलेश सच्चाई का
पता लगाने लगता है और आखिरकार मिथिलेश को ये मालूम चल जाता है कि गांव के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। मिथिलेश को जब मालूम चलता है कि उसकी मां का सुरेंद्र के साथ इस तरह का रिश्ता चल रहा है, ये जानकर मिथिलेश काफी गुस्से में आ जाता है। इसीलिए एक दिन मिथिलेश इस बारे में अपनी मां से पूछताछ करता है तो ननकी भी अपने बेटे से झूठ नहीं बोलती है, बल्कि सारी सच्चाई उसके सामने रख देती है। मिथिलेश अपनी मां को काफी समझाने की कोशिश करता है कि इस रास्ते पर चलना बंद कर दो, क्योंकि इससे गांव में हमारी काफी बदनामी हो रही है। लेकिन ननकी अपने बेटे की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। मिथिलेश जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब ननकी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, आखिरकार मिथिलेश अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी मां के साथ साथ सुरेंद्र को भी इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। मिथिलेश इन दोनों को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देता है, लेकिन ये काम मिथिलेश के अकेले का बस का नहीं था। इसीलिए मिथिलेश अपने इस षड्यंत्र में अपनी बहन के ससुर लक्ष्मण को भी शामिल कर लेता है। लक्ष्मण भी मिथिलेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर ननकी और सुरेंद्र को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 13 अक्टूबर को मिथिलेश कुछ नमकीन और शराब की बोतल खरीदकर लक्ष्मण के साथ जंगल में जाता है और फिर अपनी मां और सुरेंद्र के साथ बैठकर शराब पीने लगता है। दरअसल मिथिलेश की मां भी शराब पीने की शौकीन होती है। जब चारों एक साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं, मिथिलेश और लक्ष्मण अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज्यादा मात्रा में ननकी और सुरेंद्र को शराब पिला देते हैं। जब शराब खत्म हो जाती है, इधर सुरेंद्र नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो नशे में चूर हो जाता है, इधर मिथिलेश को मौका मिल जाता है। बगल से फावड़ा उठा कर लाता है और सोते समय ही सुरेंद्र के गले पर काफी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से सुरेंद्र की चीख भी निकल नहीं पाती है। लेकिन ननकी देवी जैसे ही इस तरह का नजारा देखती है, इस प्रकार से डर जाती है कि अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वहां से भाग पाती, मिथिलेश और लक्ष्मण जाकर ननकी को पकड़ लेते हैं और उसी फावड़े से ननकी के गले पर भी काफी जोर से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से ननकी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दरअसल मिथिलेश सुरेंद्र से इतना काफी नफरत कर चुका था कि जब सुरेंद्र की मौत हो जाती है, उसी फावड़े से सुरेंद्र के सीने पर वार करता है और उसके शरीर के अंदर से उसके दिल को बाहर निकालकर अपने हाथों में लेता है और सुरेंद्र की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि इसी दिल में तूने मेरी मां को बसा रखा था, आज मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। उसके बाद सुरेंद्र के दिल को बगल की झाड़ी में फेंक देता है और फिर दोनों की पहचान मिटाने के लिए दोनों के शरीर से सारे कपड़े उतार लेता है और उन दोनों के मुंह पर डालकर आग के हवाले कर देता है। उसके बाद मिथिलेश और लक्ष्मण दोनों की डेड बॉडी ले जाकर जंगल के अंदर ही एक नाले में फेंक देते हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र का मोबाइल लेकर स्विच ऑफ करके उसे भी जंगल में फेंक देते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी मिथिलेश को मालूम चल जाता है कि पुलिस ने दोनों की डेड बॉडी बरामद कर लिया है और पुलिस ने दोनों की शिनाख्त भी कर लिया है। इससे पहले कि पुलिस मिथिलेश के पास पहुंच पाती, मिथिलेश अपना घर छोड़कर फरार हो जाता है। वाकई में लक्ष्मण जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस अगले दिन लक्ष्मण को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस मिथिलेश के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। मिथिलेश कैसे भी करके अपने आप को बचते बचाते
कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है, जहां से मिथिलेश को भी जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा।